दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेज। सर्वप्रथम सभी दर्शकों, सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारीजनों को कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय सेना के पराक्रम, अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और बलिदान की यह कहानी जो कारगिल युद्ध के दौरान लिखी गई, वह ऐसी है कि विश्व की कोई भी सेना आज तक इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारतीय सेना के नाम लिखा जाने वाला यह पराक्रम सर्वाधिक ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध है। विश्व की कोई भी सेना इतनी कठिन परिस्थितियों में लड़ करके और कोई विजयश्री हासिल नहीं कर पाई। इस कॉन्फ्लिक्ट की सुबुगाहट तो दिसंबर या जनवरी के महीने से होने लगी थी, किंतु इसका असली स्वरूप अप्रैल के आसपास भारतीय सेना के सामने और सरकार के सामने आया। उसके पहले तक जब ये सूचनाएं मिली और जब हमारी कोई टुकड़ी वहां पर जाकर के देखने का प्रयास की, तो उस टुकड़ी को मार दिया गया और इस प्रकार से यह समझ में आने लगा कि वहां पर कुछ आतंकवादी नहीं बल्कि कुछ एक्सटेंसिव टेरर ग्रुप है। लेकिन धीरे धीरे यह सीन क्लियर होता गया कि यह एक जगह नहीं बल्कि कारगिल के कई सारे सेक्टर्स में और कई सारी चोटियों पर ये दुश्मन बैठा हुआ है। उसके पहले तक भारतीय सेना और भारतीय सरकार भी यह कहने से परहेज करती रही कि ये पाकिस्तानी सैनिक हैं, और इसी कारणवश भारत की सरकार ने भारतीय वायुसेना को एलओसी क्रॉस करने का परमिशन नहीं दिया और साथ ही साथ शुरू के लगभग 1.5 महीने तक इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेट करने और इस वार में इन्वॉल्व होने का भी परमिशन नहीं मिला। मुझे याद है कि उस समय भारतीय वायुसेना अपनी पूरी तरह तैयारी में लगी हुई थी। सारे जहाजों का मूवमेंट हो रहा था, हम लोग सपोर्टिंग स्टाफ में थे। उसके बावजूद भी हम वेट करते रहे, लेकिन भारतीय वायुसेना को यह परमिशन नहीं मिला कि आप इस युद्ध में इन्वॉल्व हो। और यही कारण रहा, ये जो असेसमेंट में हमने गलती की और डिले असेसमेंट हमारा रहा कि भारतीय वायुसेना को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है। भारत सरकार का यह डर था कि भारतीय वायुसेना को इन्वॉल्व करने से वार एस्केलेशन लैडर पर और बढ़ जाएगा, और उसी कारण हमारे ज्यादा से ज्यादा जवानों की शहादत हुई, बलिदान हुआ, शहीद हुए वो। क्यों? आप सभी को पता ही है, दुश्मन चोटी पर बैठा था और हमारे जवान नीचे से जब चढ़ाई करने की कोशिश करते थे तो उनके डायरेक्ट टारगेट में हमारे जवान थे। और किसका किसका नाम लूं, उस कारगिल की विजय गाथा में ऐसी ऐसी गाथाएं लिख गए हमारे वीर सैनिक कि जिनकी गाथाएं पढ़ने और सुनने से मन कभी भरता नहीं है। कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता, उनकी विजय गाथा पढ़िए, कैसे मात्र कुछ गोलियां बची और कई दिन तक वो वीर जवान ऑपरेट करते रहे। उनकी उम्र मात्र 20-21 साल थी और जस्ट वो भी पास आउट होते ट्रेनिंग से। कैप्टन विक्रम बत्रा को कोई आदमी वर्षों तक भुला नहीं पाएगा। उनकी वीरता, उनकी देशभक्ति और उनके जज्बे की कहानी मैं व्यक्तिगत रूप से जब भी सुनता हूं, मेरा रोम रोमांचित उठता है। और प्रायः मैं उनका वह वीडियो सुनता रहता हूं, मैं अपने स्टेटस पर भी लगाता रहता हूं, जिस वीडियो में वो कारगिल के सेक्टर से ही, युद्ध भूमि से ही एक मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि वेयर आवर बॉयज वे चार्ज्ड हैवली, और वो कह रहे थे कि दिल मांगे मोर। वो लाइन मुझे अभी भी भूलती नहीं है।
आप सभी को पता है कैप्टन विक्रम बत्रा उस युद्ध में जाने से पहले उनकी सगाई हुई थी और जब कारगिल युद्ध का ऐलान हुआ उन्होंने उस जिससे सगाई हुई थी अपना जो सगाई का रिंग था उस लड़की को वापस किया, क्योंकि उनको पता था कि शायद हम इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, शायद हम वापस ना आए, क्योंकि उनके हृदय में बलिदान की वो कहानी पहले ही लिख गई थी। एक बार विजय प्राप्त करने के बाद भी दूसरी चोटी पर विजय प्राप्त करते समय कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत हुई। ऐसे अनेक नाम हैं। उन लगभग 600 जवान हमारे जो शहीद हुए, 564 आई थिंक संख्या है, उन कितने जवानों का नाम लिया जा सकता है। दिल्ली के वार मेमोरियल पर उन सारे जवानों का नाम स्वर्णांकित तो है ही। आप सभी को जब भी समय मिले वहां जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी शहादत से प्रेरणा लें। बस सरकार से इस बात का अनुरोध है कि कारगिल जैसे ही युद्ध में, ऐसे अनेक छद्म युद्धों में शहीद होने वाले जवानों के परिवारीजनों को अकेला न छोड़ा जाए। उनसे जो वादा शहीद होने के समय या उसके जस्ट बाद किया जाए, उन वादाओं को पूरा किया जाए। हमारे देश में सेना की बहुत इज्जत है, उसके बावजूद भी सेना और सैनिकों के साथ में जगह जगह अन्याय और कई प्रकार के अत्याचार की सूचना मिलती रहती है। हम सभी सैनिक जन अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, हैं और आगे भी रहेंगे, किंतु देश को इतना ही चाहिए कि ऐसी वीर गाथा लिखने वाले जवानों और उनके परिवारीजनों को एटलीस्ट उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय और उनके साथ किसी प्रकार की बेईमानी न हो। यद्यपि कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी में ही निर्णय लिया गया कि एक यूनिफाइड कमांड हो और आज हमारे सामने सीडीएस का पद उसी रिकमेंडेशन के फलस्वरूप है। कमांडिंग अफसर्स और आर्मी के कुछ अफसर्स की रैंक का एज घटाने का भी निर्णय लिया और वो भी इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन आज भी जवानों की शहादत के बाद होने वाले वेलफेयर मेजर्स पर ध्यान देने की पुनः आवश्यकता है। हम विजय दिवस तो मनाते रहेंगे, लेकिन उन शहीदों की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब देश के लिए अपनी जान न्यौछावर होने वाले शहीदों के परिवारीजनों का ख्याल हम आप सभी और सरकार मिलकर के रखें। लेकिन लेट एंट्री के पश्चात भी भारतीय वायुसेना को शुरू में कई झटके लगे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और फ्लाई लेफ्टिनेंट नचिकेता दोनों को जहाज से इजेक्ट करना पड़ा। फ्लाई लेफ्टिनेंट नचिकेता का जहाज MiG-27 क्रैश हुआ, उस हाइट पर फ्लेम आउट हो गया फायर करते समय और वो पाकिस्तान में बंदी बनाए गए। उनको रेस्क्यू और उनको सर्च और रेस्क्यू के लिए स्क्वाड्रन अजय आहूजा जो MiG-21 में थे, जब वो जा रहे थे उनके जहाज को स्टिंगर मिसाइल ने हिट कर दिया और वो इजेक्ट किए तो पाकिस्तानी एरिया में गिरे। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको पकड़कर उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया और यही नहीं, उनके शरीर के कई अंगों पर तमाम प्रकार के अनुचित व्यवहार किए गए और उनकी डेड बॉडी को भारत को वापस किया गया। आज भी वह केस क्यों नहीं विश्व स्तर पर उठाया जाता? आज भी वह केस क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाता कि भारत के एक ऑफिसर के साथ इतनी बर्बरता करने वाले पाकिस्तान को क्या सजा मिली? निश्चित रूप से मैं भारत सरकार से अभी भी मांग करता हूं कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के साथ किए गए अत्याचार के लिए भारत सरकार पुनः आवाज उठाए और उसके लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाए, जिसका उद्देश्य मात्र इतना हो कि इस प्रकार की हिमाकत कोई दूसरे देश के सैनिक के साथ फिर ना कर सके। इस प्रकार भारतीय वायुसेना ने भी अपने कई बलिदान दिए। उस दौरान हेलीकॉप्टर्स भी हमारे क्रैश हुए, लेकिन फिर मिराज की जब एंट्री हुई और मिराज ने लेजर डेजिग्नेटेड
टारगेट करके जब उन बंकरों पर प्रहार करना चालू किया तो पाकिस्तान की कमर टूटी, साथ ही साथ उनकी सप्लाई लाइन को ब्रेक किया और धीरे धीरे हमारे वीर जवान आर्मी के उन पहाड़ियों पर जा करके उन गुफाओं में उनका बंकरों को तोड़ते हुए उनको कब्जा करते गए और इस प्रकार सारे आतंकवादी जो कि सैनिक थे, आतंकवादी के रूप में आए हुए थे, उनको नस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान जैसे देश की गद्दारी देखिए, जो अपने जवानों को आतंकवादी का भेष धारण करा करके, कुर्ता पैजामा पहना करके हमारे देश में भेजा था, उस देश ने अपने जवानों को, उनकी डेड बॉडी को वापस लेने से मना कर दिया, जिससे विश्व के पटल पर यह ना हो कि ये उनके जवान थे। किंतु भारतीय सेना की खुददारी देखिए कि उनके जो जवान घायल पकड़े गए, उनका इलाज हमने अपने बेस हॉस्पिटल में किया, हमने उनको रक्तदान दिया, उनको सही कराया, क्योंकि वो भी अपने देश के सैनिक थे। किंतु हमारे देश के सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने क्या किया? तो इस तरह कारगिल की विजय गाथा तो आप सभी जानते हैं, किंतु इस कारगिल की घटना से कुछ जो लेसन मिले और उसके साथ जो सरकार से हम लोगों की डिमांड है, वो हम बार बार सरकार को इस वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।